तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, आप लोग इस तरीके से समझिए, हमारे पास एक पानी का कंटेनर है, उसमें हमने शक्कर मिला दी है, तो जो शक्कर होगी उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमारे पास पानी, जो हमारे पास घोल बनेगा शक्कर का, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। तो आप लोग इस तरीके से समझिए कि जिस जिस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होगी समय के साथ साथ, उसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आप इस तरीके से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो शक्कर है, मतलब हमारा रिएक्टेंट है, वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे करके अपीयर होने लगेगा। अगर आप लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना रहेगा डिसअपियरेंस के केस में, और अपीयरेंस के केस में आपको यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे पास लिखे हुए हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड रेडिएशन। तो आप जितने याद करना चाहो कोई से तीन याद करके चले जाओ। तो टेम्परेचर जो होता है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी। आप लोग बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन की बात करें तो सेम यही फंडा आपको यहाँ पर यूज करना है कि जितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। आप लोग यहाँ पर कैटलिस्ट याद कर लो पहले, क्योंकि कैटलिस्ट ईजी होता है। कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। रेडिएशन की बात करें हम लोग तो रेडिएशन की वजह से भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, जिससे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो रेडिएशन पे अफेक्ट पड़ता है। अगर हम लोग रेडिएशन बढ़ा देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। आप लोग ये इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ जो है ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल लॉ है हमारे पास। क्या है, पूरी तरीके से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लॉ है। यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग में कोफिशिएंट्स दे रखे होते हैं, यहाँ पर हम लोग जो पावर में लगाते हैं, ये भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे। इसको अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट इक्वल्स टू के, यहाँ पर आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। एग्जाम्पल आप लोग ये ले लेना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, इनको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ नए नाम आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप एक्स लिख दो, यहाँ पर वाई लिख दो। अब ये जो एक्स और वाई होंगे ये एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे, और इनको याद करने का तरीका ये है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, लेकिन कब होती है ये केस में होती है ए के रिस्पेक्ट में होती है, बी के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ पर के जो हमारे पास होता है वो होता है रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब भी हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं इसका मतलब होता है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस रेट ऑफ रिएक्शन और हमारे पास जो कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास पहला जो डिफरेंस आता है वो होता है डेफिनेशन बेसिस पर। आप इसकी डेफिनेशन लिख देना, और इसको क्या करोगे, रेट कांस्टेंट को इसको बताओगे कि ये इसके इक्वल हो सकता है, कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की वैल्यू, तो हमारे पास के जो रहेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरे में आप लोग लिखेंगे कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है। फिर आप लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये प्रोसेस के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है, और ये तो कांस्टेंट है तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसकी यूनिट लिख देना आप लोग। यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। ओके, इसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप लोग इसकी यूनिट ना लिखें, डायरेक्ट आप लोग ये चीज लिख दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स विच आर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन। तो ये सम होता है, किस किस का सम होता है, जो पावर्स हमारी रेट इक्वेशन में जुड़ी हुई होती है, जिनकी पावर हम लोग इस तरीके से लगाते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, इनका बस सम कर दीजिए, पी क्यू आर। ये जो होंगे यही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और ये जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो हमारे पास पी क्यू आर आया हुआ है, ये कहाँ से आता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर आप लोग सारी चीज पढ़ सकते हो। पी क्यू आर जो हमने रेस कर रखी थी पावर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, इन्हीं का सम हम लोग कर देते तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। और पी क्यू आर जो हमारे पास होता है ये एक्चुअल कॉफिशिएंट्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं। तो बात करेंगे हम लोग मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मोलिकुलरिटी होती है ये क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये तो सम होता है किसका, पावर का। कौन सी पावर का, जो कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर लगी हुई होती है। इसके बाद बात करते हैं मोलिकुलरिटी की, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये तो भाई साहब एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तीसरी बात, ये पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन ये जीरो हो सकता है। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो इसको मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, तो ये हमको मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है। फिर से एक बार और सुन लीजिए आप लोग, ये मोलिकुलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने पार्टिसिपेट किए, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेंगे। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लोग जीरो कैसे बोल सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा।
तो बात करेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, नॉर्मल एनर्जी के बारे में। ये डैड यहाँ पर आइए, जरा ये ग्राफ देखिए। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके पास कुछ एनर्जी अपनी खुद की होती है। इतने गरीब नहीं होते हैं कि उनके पास एनर्जी ना हो, तो उनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। अब उन्हें अगर प्रोडक्ट बनना है तो उन्हें इस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। ओके, तो ये जो टोटल एनर्जी होती है, जो कि रिएक्टेंट प्लस यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले हैं, उनका मिलाकर जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारे पास रिएक्टेंट के पास खुद की कुछ एनर्जी है तो वो यहाँ पे आएगी और हमें यहाँ पर जाना है, तब जाके हमारा क्या हो सकता है, रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो हम लोग बोलेंगे कि इतनी जो एनर्जी हमें एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू सप्लाई टू द रिएक्टिंग स्पीशीज इन देयर एनर्जी स्टेट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल होती है, इसमें से अगर हम नॉर्मल को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। जरा ध्यान से देखिए और समझ में आपको आ जाएगा।